ओबीई की सीरीज़ जो निबॉश ओबी हम कर रहे हैं पूरा, उसकी सीरीज़ का एक न्यू लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है एलिमेंट नंबर 1 ऑफ IG1। और इसके सर्टेन टॉपिक्स आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आगे तक। इसको लास्ट तक आपने कम्प्लीटली देखना ज़रूर है। और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी बाय द वे ये है कि आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो क्वेश्चन आपके ग्रुप्स के ऊपर या स्टडी काउंसलर्स एंटरटेन ज़रूर करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड बैक उस पर कर रहे होंगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस एलिमेंट नंबर 1 के। उन लर्निंग आउटकम्स को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप हम उस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल सी कि what are the things that we need to monitor and we need to understand particularly। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि देखें, while we move and while we plan for the examination, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा हो। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक रिसर्च बेस्ड क्वालिफिकेशन हो गई है अब, और आपको रिसर्च बेस्ड टेक्निकल स्किल्स पे ही जज किया जाएगा। यू डोंट नीड टू रोट इट, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेट सिंपल नाउ। लेकिन जितने ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज आपकी इन्हांस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को स्टडी कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत ईजीली एंड सी द लर्निंग आउटकम्स। द लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट नंबर 1 जो कि वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके पास? द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस द मॉरल, फाइनेंशियल एंड लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द की रीजंस, व्हाट आर द की फीचर्स, की रीजंस क्या हैं कि उन रीजंस की बेसिस पे यू इम्प्लीमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, विद इन योर वर्क प्लेस। आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को किन रीजंस की बेसिस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो 3 की रीजंस, वो 3 की रीजंस आर मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। This is the first learning outcome. Another one is explain how health and safety is regulated and the consequences of non-compliance. In case of कि आप कोई non-compliance कर रहे होते हैं certain standards की, certain regulations की या workplace standards की, तो फिर उसके repercussions क्या हो सकते हैं, उसके outcomes क्या हो सकते हैं, that is what we need to discuss in detail. हम यहाँ पर ये discuss कर रहे होंगे। Third one is summarize the main health and safety duties of different groups of people at work. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज जब तक आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं होती तब तक आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक आप KPIs डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक आप सर्टेन ड्यूटीज़ किसी को साइन नहीं कर सकते और उसके बारे में आप ब्लर रहते हैं, आपको नहीं पता होता हु इज़ एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट। तो ये हम डिस्कस करेंगे एंड द फाइनल जो लास्ट लर्निंग आउटकम है जो इस पूरे मॉड्यूल का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप लोग डेली बेसिस पे काउंटर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट इज़ हाउ द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी सेलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड। किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है, किस तरह से उनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं जर्नली भी बता दूँ आपको कि नॉलेज बेस्ड के हवाले से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है। बट वंस अगेन अ पार्ट ऑफ दैट IG के पेपर में, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट के पेपर में भी इन चीज़ों के वो टेक्निकल पैरामीटर्स जो आपके स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो आपके रेगुलेशंस कहते हैं, वो आपने अपने पेपर में लिखने हैं। उन्हीं चीज़ों को जज किया जाता है, उन्हीं की बेसिस पे आपकी मार्किंग की जाती है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, मैं क्यों आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ को फोकस करना है, पढ़ना है, आपने अपनी बुक को कम्प्लीटली स्किम और स्कैन करना है। वाई आई एम डूइंग सो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग अपनी साइट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों का एक मानना ये होता है, एक ख्याल ये होता है कि व्हाटएवर दे आर डूइंग इज़ परफेक्ट और वही स्टैंडर्ड है और वही रेगुलेशन है, जबकि बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। तो व्हाटएवर यू आर थिंकिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरली कि वही एक स्टैंडर्ड या वही एक रेगुलेशन हो।
हम सर्टेन टाइम्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस मान लेते हैं, और जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं, डीप ड्रिल डाउन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दैट इज़ नॉट सो। तो आपको ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक और हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले आपकी बुक का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके पास बेस्ट रिसोर्स इज योर बुक। आपने बुक को कैसे स्टडी करना है और बुक से कौन से टॉपिक्स आपने लेकर चलने हैं, मैं उन टॉपिक्स को ही आपको यहाँ ब्रीफ करूँगा। Sometimes I'll be using some slides and sometimes I'll do the detailed explanation of whatever you're studying through your books. So the first section is the morals and the money. ठीक है जी, this is from your book. इसमें आपको सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलते हैं की टर्म्स। की टर्म्स पेपर के अंदर आपसे एज सच नहीं पूछे जाते, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज वेलफेयर। ये तीन जो मेजर पॉइंट्स हैं, इन तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस जो कि आपकी बेस फाउंडेशंस डेवलप करती है। मैं उसको बहुत ज़्यादा आपको इन अ नटशेल यू कैन से, मैं आपको इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड करने वाले पॉइंट्स नहीं हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। सेफ्टी, हम किसी भी ऐसे सिनेरियो को जिसमें एब्सेंस ऑफ एक्सीडेंट्स हो, दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी। यानी आपके एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स उस पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं मौजूद, तो दैट इज कॉल्ड एज, वो सेफ एनवायरनमेंट है, वो सेफर जोन है वे यू कैन वर्क, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। इन अदर टर्म्स हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी इज ऑल्सो बीन टर्म्ड एज सेफ्टी। तो सेफ्टी इज़ बेसिकली किसी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स जो कि आउटकम्स हैं, किसी भी ऐसे अनवांटेड सिनेरियो या किसी भी इंजरी, पर्सनल इंजरी और इल हेल्थ की एब्सेंस को सेफ्टी कहा जाता है। देन कम टू द हेल्थ, तो हेल्थ को हम किस तरह ब्रीफ करते हैं? एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इल हेल्थ, किसी भी डिजीज़ या इल हेल्थ की एब्सेंस को हम हेल्दी कहते हैं। अगर हम इसको ज़रा डिटेल्ड ब्रीफ करना शुरू करें तो हमें फिर मेटाबॉलिज्म को समझना ज़रूरी है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो भी यू विल बी कॉल्ड एज द हेल्दी पर्सन। नाउ कम टू वेलफेयर। वेलफेयर से मकसद क्या होता है? द प्रोविजंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास सैनिटाइजेशंस होनी चाहिए, आपके पास वॉशरूम्स प्रॉपर होने चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर हो, आपके पास प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, आपके पास टेम्पररी एरियाज अवेलेबल हों जहाँ पर आप रेस्ट कर सकें। ये तमाम चीज़ें बेसिकली दे आर कॉल्ड एज द वेलफेयर प्रोविजंस। तो वेलफेयर प्रोविजंस आपके पास किसी भी वर्क प्लेस पे होने चाहिए जो कि आपके सेफ्टी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। Now come to the next important topic, that is moral reasons for managing health and safety. Now this is one of the most important thing. मैं आपको एक सिनेरियो ब्रीफ करता हूँ। अब बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि आपकी साइट के ऊपर कोई वर्कर वर्कआउट कर रहा है, यू बीइंग अ मैनेजर आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं टू वर्क एट हाइट, हाइट के ऊपर जाकर आप काम करें, और वो इंडिविजुअल आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वर्किंग एट हाइट करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर इशूज़ ये आते हैं कि आप कितना ज़्यादा सेफ्टी कॉशियस हैं। फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप कंसिडर कर लें दैट यू आर नॉट फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स, आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने अभी कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, वर्किंग एट हाइट करने से पहले आपने कोई ब्रीफिंग नहीं की, कोई टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट नहीं की, कोई रिस्क असेसमेंट नहीं की, एंड यू हैव इंस्ट्रक्टेड योर वर्कर टू गो अप फ्रंट, ऊपर जाए और जाकर कोई भी काम करे, कुछ भी काम हो सकता है। माइट बी पॉसिबल, अब इस एग्जाम्पल में कंसिडर कर लें कि ये एक ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वर्किंग एट हाइट ऑन अ डिस्टिलेशन टावर, वो एक कॉलम पे वर्कआउट करने जा रहा है, या वहाँ पर उसको कोई भी मॉनिटरिंग टूल उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। अब वो वर्किंग एट हाइट करने के लिए लैडर के ऊपर चलना शुरू करता है और एट द हाइट ऑफ 25 फीट्स वो स्लिप होता है और स्लिप होकर वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, बिकॉज वो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, उसके पास कोई लाइफलाइन मौजूद नहीं है, कोई उसके पास रिट्रैक्टेबल रील्स मौजूद नहीं है, कोई उसके पास सेफ्टी हार्नेस मौजूद नहीं है, या वो जो लैडर है वो केज्ड नहीं है, वो गार्डेड नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों की एब्सेंस की वजह से वो नीचे गिरता है और उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। अभी एक सिनेरियो मैंने आपको समझाने के लिए ब्रीफ कर दिया, डेवलप कर दिया।
अब ऐसी सिचुएशन को अगर 25 वर्कर्स उस वक्त वहाँ खड़े हुए देख रहे हो, तो विल दे बी फॉलोइंग योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू गो अपवर्ड्स और जाकर फिर वो काम करें? तो उसका आंसर है पर्टिकुलरली नो। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे छोटा सा रीजन है दैट दे हैव बीन मॉरली डिस्टॉर्टेड। वो मॉरली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, डैमेज्ड हो चुके हैं। नाउ अब उनके दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि इफ वी विल डू द सेम थिंग तो ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है, एंड वी हैव द फैमिली विद अस। और फिर वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं, वो परमानेंट डिसेबल हो सकते हैं, व्हाटएवर। लेकिन वो अब आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहेंगे। तो ये आपने क्या किया इस पूरे सिनेरियो में? ये आपका कल्चर जो है वो मॉरली डिप्रेस हो गया, आपका कल्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ ये है कि वाई मॉरल रीजंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज सेफली। यहाँ आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आपको रॉ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वाई डू वी डू द why moral reasons are really very important to consider for occupational health and safety management systems. You and your friend are moving from one place to another place on a car or whatsoever, कोई भी carriage हो आपके पास, आप उस पर move कर रहे हैं और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है। उस ओवर स्पीडिंग में आप भी बहुत मज़े कर रहे हैं, एंड व्हाट हैपन्स कि वो ओवर स्पीडिंग की वजह से कहीं पर जाकर हिट करता है और उसकी एट द स्पॉट सर्टेन डेथ हो जाती है। अब व्हाट विल हैपन? इस तरह के कई केसेस पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे सामने एज एन एग्जांपल मौजूद हैं। मैं इसीलिए ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि उसको आप बहुत ज़्यादा करीब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब ऐसा वाकया किसी के साथ पेश आता है या इवन किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसकी वजह से भी आप मॉरली डैमेज हो जाते हैं। एंड जो बराबर में बैठा हुआ इंडिविजुअल है, इंसान है, वो अब बहुत ज़्यादा सहम जाता है, डर जाता है, एंड ही इज़ अनेबल, ये मैं आपको प्रूवन बता रहा हूँ कि वो वाकयातन ही इज़ अनेबल टू ड्राइव द पर्टिकुलर कार और कोई भी दूसरी कार इवन। What is the reason behind that? That they have been morally distorted. वो morally depressed हो चुके हैं, distort हो चुके हैं, damaged हो चुके हैं। और इसी चीज़ को हम इंश्योर करते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर कि आपके पास एक बहुत बड़ी लेबर की नफरी मौजूद है, और वो जो लेबर है या वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या वो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग उधर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी भी वजूहात की बेसिस पे मॉरली डिप्रेस ना हो। बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर भी होता है। आपके काम लेट होते हैं, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, आपके लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, और वो बहुत ज़्यादा उस काम को करने से पीछे हट रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक इंडस्ट्री में क्रेन से एक हादसा पेश आया। सस्पेंडेड लोड सडनली एब्रप्टली फॉल डाउन, और उसके नीचे क्योंकि बैरिकेशंस नहीं थे, कोई रोकथाम नहीं थी, बहुत मशहूर एक इंडस्ट्री का ये वाक़या है, वहाँ पर कोई इस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस इम्प्लीमेंटेड नहीं थे। तो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या वहाँ पर कि 3 लोग एट द स्पॉट अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उसके बाद किसी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे, नॉट इवन नीचे, बल्कि उसके कई एक लंबे दायरे के नीचे, यानी डायमीटर, एक काफ़ी एक लंबे एरिया के नीचे से भी कोई गुजरना नहीं चाह रहा था। दे वर फीलिंग, बहुत ज़्यादा उनके अंदर फेयर बैठ चुका था कि यार इस तरह से हो सकता है, बिकॉज नाउ दे हैव सीन विद देयर आइज। तो मॉरल रीजंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम्स, जहाँ पर हमें ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, दे मस्ट बी वेरी मच श्योर्ड अबाउट कि उनके ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए केयर करती है, उनके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करती है। सेफ्टी के लिए एक बजट स्पेसिफिकली मुख्तस किया जाता है, उनको दिया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है टू वर्क सेफली। ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस को ही बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, ऑपरेशंस ड्रिवन नहीं होती,
अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिनमें सेफ्टी कल्चर बहुत ज़्यादा एम्बेडेड होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रियोरिटी, और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक में क्या मिलता है? इस टॉपिक में आपको स्टैट्स मिलते हैं that there are over 3,50,000 workers related fatal accidents reported each year and half of these occur in agriculture। और मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, अपार्ट ऑफ एग्रीकल्चर दीज स्टैट्स, अगर आप ILO की वेबसाइट को जाकर स्टडी करेंगे यू विल गेट टू नो कि ये स्टैट्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने अपने मॉरल रीजंस की वजह से भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है। ओवर 2.75 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अराउंड 2.4 मिलियन ऑफ दीज डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की वजह से, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में हैंड आर्म वाइब्रेशंस हो सकते हैं, आपको विजन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके अंदर इनहेलेशन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लंग्स कैंसर हो सकता है, लॉट ऑफ द डिजीजेस। बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, एंड हमारे लिए टाइम शॉर्ट हो सकता है उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते करते। देन देयर आर ओवर 270 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस रिकॉर्डेड ईच ईयर। कितना बड़ा आपके पास ये, दिस इज द अपॉर्चुनिटी बाय द वे, वेयर देयर इज नथिंग देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए एक चैलेंज है। ये ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑफ स्पेसिफिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडिया और नोवेयर एल्स। हम ये ग्लोबली बात कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है दैट टू हाउ टू रिड्यूस दीज फैक्टर्स, दीज नंबर्स, इनको कम कैसे करें, कौन से स्टैंडर्ड्स हम इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। And this covers 4% of world's gross domestic product, GDP. 4% of GDP is lost each year through the cost of injury, diseases, absence, overtimes, overheads, a lot of the other expenses as well. So these are the opportunities and these are the areas, grey areas जिसको हमें workout करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो आपको moral reasons, ये मॉरल रीजंस, ये बेसिकली अब समझ में आ गए होंगे। आई बिलीव कि आपको बहुत डिटेल्ड समझ में आ गया होगा कि व्हाई डू वी इम्प्लीमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू द मॉरल रीजंस। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आपने बुक को किस तरह से, बिकॉज आई एम ब्रीफिंग यू इन डिटेल, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ डिटेल में। आपने अपनी बुक्स को जो स्किम किया होगा, आप मेरी डिस्कशंस को उससे रिलेट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स के मैं आपको वो स्लाइड्स पढ़ के बताऊं। ये कोर्स यूनिक इसलिए है, ये कोर्स प्रोफेशनली ड्रिवन कोर्स है। इसके हर एक लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में होपफुली इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स कि पेपर आपका कैसा आएगा, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कि आपका पेपर कैसा होगा, पेपर को अपने कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉरल रीजंस क्या होते हैं और व्हाई डू वी डू मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ड्यू टू मॉरल रीजंस। सो अब डिस्कस करेंगे हम फाइनेंशियल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। टिल देन आप स्किमिंग और स्कैनिंग अपनी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। एंड इफ